सफर 2 रुपये से 2000 करोड़ तक का। कल्पना सरोज। सक्सेस स्टोरी। आज हम आपको ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ एक दलित समाज से बिलोंग करती है, बल्कि पूरा जीवन संघर्ष से भरा होने के बावजूद हिम्मत और हौसले के साथ जीती रही और आज 2000 करोड़ की कंपनी की मालकिन है। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन के संघर्ष और कामयाबी की कहानी, ताकि आप भी इस कहानी के जरिए प्रेरित, मोटिवेट हो सके और अपने जीवन के लक्ष्यों, मुकाम को हासिल कर सके। हमारे समाज पर वर्षों से जात और धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव रह चुका है। इस भेदभाव के कारण दलित समाज में पैदा हुए लोगों को सालों तक अन्याय और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कल्पना सरोज की कहानी उस दलित पिछड़े समाज के लड़की की कहानी है जिसे जन्म से ही समाज की उपेक्षा सहनी पड़ी। 12 साल की उम्र में ही विवाह कर दिया गया था। जिससे विवाह किया गया था वो लड़का 10 साल बड़ा था। बाल विवाह का आघात झेलना पड़ा, ससुराल वालों के अत्याचार को सहना पड़ा। 2 रुपये रोज की नौकरी करनी पड़ी और उन्होंने एक समय खुद को खत्म करने के लिए जहर तक पी लिया। लेकिन आज वही कल्पना सरोज 2000 करोड़ के बिजनेस की मालकिन है। जिंदगी में यदि कामयाब होना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, हर कामयाबी एक त्याग मांगती है। त्याग जितना ही अधिक होगा, कामयाबी भी उतनी ही अद्भुत मिलेगी। वो सब कुछ किया जा सकता है जो सोचा जा सकता है। ऑल दैट कैन बी डन कैन बी थॉट ऑफ। दुनिया में ऐसा कोई कम नहीं जिसे किया ना जा सके। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोच सकता है, और यह तभी संभव हो सकता है जब उसके अंदर भरपूर मोटिवेशन होगी और पूरा मन सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी से भरा होगा, ताकि नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में जगह न बना पाए। सन 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के छोटे से गांव रोपरखेड़ा के गरीब दलित परिवार में कल्पना का जन्म हुआ। कल्पना के पिता एक पुलिस हवलदार थे और उनका वेतन मात्र 300 रुपये था, जिसमें कल्पना के 2 भाई, 3 बहन, दादा दादी तथा चाचा जी के पूरे परिवार का खर्च चलता था। इस प्रकार परिवार बड़ा होने के नाते पिताजी के वेतन से घर का खर्च ठीक से नहीं चल पाता था। पुलिस हवलदार होने के नाते उनका पूरा परिवार पुलिस क्वार्टर में रहता था। कल्पना जी पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थीं। वे पढ़ाई में होशियार थीं, पर दलित होने के कारण यहां भी उन्हें शिक्षकों और सहपाठियों की उपेक्षा झेलनी पड़ रही थी। कल्पना जी अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहती हैं, हमारे गांव में बिजली नहीं थी, कोई सुख सुविधाएं नहीं थीं। बचपन में स्कूल से लौटते वक्त मैं अक्सर गोबर उठाना, खेत में काम करना और लकड़ियां चुनने का काम करती थी। कल्पना जी जिस सोसाइटी से हैं वहां लड़कियों को जहर की पुद्धियां की संझा दी जाती थी, इसीलिए लड़कियों की शादी जल्दी करके अपना बोझ कम करने का चलन था। जब कल्पना 12 साल की हुईं और 7वीं कक्षा में पढ़ रही थीं, तभी समाज के दबाव में आकर उनके पिता ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी और कम उम्र में कल्पना जी से भी 10 साल बड़े एक लड़के से शादी करवा दी। शादी के बाद वो मुंबई चली गईं, जहां यातनाएं पहले से उनका इंतजार कर रही थीं। इस प्रकार उन्हें ससुराल वालों का जुल्म सहना पड़ा। कल्पना जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे ससुराल वाले मुझे खाना नहीं देते, बाल पकड़कर बेरहमी से मारते, जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते। कभी खाने में नमक को लेकर मार पड़ती तो कभी कपड़े साफ न धुलने पर धुनाई हो जाती। ये सब सहते सहते कल्पना जी की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि जब 6 महीने बाद उनके पिता उनसे मिलने आए तो उनकी दशा देखकर उनके पिताजी ने उन्हें, कल्पना को, अपने साथ गांव वापस ले जाने का फैसला किया और लेकर चले गए। जब शादीशुदा लड़की मायके आ जाती है तो समाज उसे अलग ही नजर से देखता है। आस पड़ोस के लोग ताने कसते, तरह तरह की बातें बनाते। पिताजी ने दोबारा पढ़ाने की भी कोशिश की, पर इतना दुहक देख चुकी लड़की का पढ़ाई में कहाँ मन लगता। हर तरफ से मायूसी कल्पना को अपनी आगोश में लेते जा रही थी। इतना सब होने और सहने के बाद वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन सब घटनाओं का उनकी मानसिकता पर इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा कि उन्होंने अब मरने का फैसला कर लिया था। वो अपने मन में यह सोचती हुए कि इस समाज में जीना मुश्किल है और मरना आसान है, वो मन ही मन में जहर पीने का फैसला कर चुकी थी।
उन्होंने कहीं से खटमल मारने वाले जहर की 3 बोतलें खरीदीं और चुपके से उसे लेकर अपनी बुआ के यहां चली गईं। बुआ जब चाय बना रही थीं, तभी कल्पना ने तीनों बोतलें एक साथ पी लीं। बुआ चाय लेकर कमरे में घुसीं तो उनके हाथ से कप छूटकर जमीन पर गिर गए। देखा कल्पना के मुंह से झाग निकल रहा है। अफरा तफरी में डॉक्टरों की मदद ली गई। बचना मुश्किल था, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था और उनकी जान बच गई। इतने में वह एक बूढ़ा आदमी कल्पना जी के पास आया और बोला, बेटा, जब तुम्हें यहां लाया जा रहा था तो मैं समझ गया था तुमने जहर पिया है और अब खतरे से बाहर हो बच गई हो। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया कि तुमने सुसाइड करने कोशिश की थी। मैं समझ सकता हूं तुमने ऐसा क्यों किया। बेटा, भगवान तुमसे जरूर कोई बड़ा काम करवाना। तुम जरूर जीवन में कुछ बनने वाली हो, इसलिए भगवान तुम्हारे जीवन में इतनी मुश्किलें दे रहा है। वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। देखते हैं ये जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी। किसी दिन तो कोशिशें हमारी रंग लाएंगी। उस रोज हम आराम से बैठेंगे अपने कमरे में और कामयाबी बाहर खड़ी दरवाजा खटखटाएगी। कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएंगी ही, परेशानियां दिखाकर तुमको तो डराएंगी ही। चलते रहना कि कदम रुकने ना पाएं। अरे मिलनी तो मंजिल ही है, एक दिन तो आएगी ही। यहीं से कल्पना जी का जीवन बदल गया। उन्हें लगा कि जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया है, अ सेकंड चांस। कल्पना जी अपना ये एक विचार बताते हुए कहती हैं, जब मैं बच गई तो सोचा कि जब कुछ करके मरा जा सकता है तो इससे अच्छा ये है कि कुछ करके जिया जाए। और उन्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। अब वो जीवन में कुछ करना चाहती थीं। इस घटना के बाद उन्होंने कई जगह नौकरी पाने की कोशिश की, पर उनकी छोटी उम्र और कम शिक्षा की वजह से कोई भी काम न मिल सका। इसलिए उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। कल्पना ने अपनी जिंदगी से गरीबी मिटाने का प्रण लिया। उन्होंने अपने छोटे से घर में ही कुछ सिलाई मशीनें लगा लीं और 16-16 घंटे काम करने लगीं। उनकी कड़ी मेहनत करने की ये आदत आज भी बरकरार है। सिलाई के काम से कुछ पैसे आ जाते थे, पर ये काफी नहीं थे। इसलिए उन्होंने बिजनेस करने का सोचा। पर बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वे सरकार से लोन लेने का प्रयास करने लगीं। उनके इलाके में एक आदमी था जो लोन दिलाने का काम करता था। कल्पना जी रोज सुबह 6 बजे उसके घर के सामने जाकर बैठ जातीं। कई दिन बीत गए, पर वो इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। पर 1 महीने बाद भी जब कल्पना जी ने उसके घर के चक्कर लगाने नहीं छोड़े, तो मजबूरन उसे बात करनी पड़ी। उसी आदमी से पता चला कि अगर 50,000 का लोन चाहिए तो उसमें से 10,000 इधर उधर खिलाने पड़ेंगे। कल्पना जी इस चीज के लिए तैयार नहीं थीं और इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जो लोगों को सराकरी योजनाओं के बारे में बताता था और लोन दिलाने में मदद करता था। धीरे धीरे यह संगठन काफी पॉपुलर हो गया और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने के कारण कल्पना जी की पहचान भी कई बड़े लोगों से हो गई। 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। कल्पना जी सन 2000 से कंपनी के लिए संघर्ष कर रही थीं और 2006 में कोर्ट ने उन्हें कमानी इंडस्ट्रीज का मालिक बना दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कल्पना जी को 7 साल में बैंक के लोन चुकाने के निर्देश दिए, जो उन्होंने 1 साल में ही चुका दिए। कोर्ट ने उन्हें वर्कर्स के बकाया वेजेस भी 3 साल में देने को कहे, जो उन्होंने 3 महीने में ही चुका दिए। इसके बाद उन्होंने कंपनी को मॉडर्नाइज करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एक सिक कंपनी से बाहर निकालकर एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। ये कल्पना सरोज जी का ही कमाल है कि आज कमानी ट्यूब्स 2000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन गई है। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया और कोई बैंकिंग बैकग्राउंड ना होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया। सचमुच कल्पना जी की ये कहानी कल्पना से भी परे है और हम सभी को संदेश देती है कि आज हम चाहे जैसे हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, गरीब, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी सोच से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं और अपने बड़े से बड़े सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।